हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफलता मंत्र। अब आप लोग मेरे वीडियोस को अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर भी देख सकते हैं। इस पर आपको मेरे सभी यूपी टीईटी सीटेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे, कोर्सेज मिल जाएंगे। उस पर मैं आपके लिए कोर्सेज लाता रहता हूं, तो इसके लिए आपको मुझे फॉलो करना होगा और नीचे दिए लिंक से जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों सीटेट 2018 एग्जाम की तैयारी के लिए आज मैं आप सबके लिए बहुत ही स्पेशल नोट्स लेकर आया हूँ। इस पार्ट में हम लोग सीटेट 2018 से रिलेटेड उसके फर्स्ट रिवीजन की एक क्लास लेकर आया हूँ। इसके पहले मैं इसका एक पार्ट ला चुका हूँ जिसमें आपको सीटेट एग्जाम के रिवीजन से रिलेटेड मैंने 47 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे। लेकिन दोस्तों ये क्लास उससे अलग है। आज से मैं आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊंगा और इन क्वेश्चंस को आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो इस क्लास में लगभग आपको 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि सभी क्वेश्चन ईवीएस के पेडागोजी से संबंधित हैं। इसके अलावा ईवीएस के अन्य पार्ट से भी संबंधित है। मेनली ये क्वेश्चन शिक्षा शास्त्र से ही संबंधित हैं। तो लगभग 45 क्वेश्चंस हैं। एक एक क्वेश्चन का आंसर देखते रहिए और समझते रहिए। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए एक एक क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग और आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से अगर आप लोगों को ये पार्ट पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं आगे अन्य पार्ट्स भी लेके आ सकूं अन्य सब्जेक्ट के। तो दोस्तों चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग या बाधित हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपरोक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करता है? समवयस्क शिक्षा, प्रतिपूरक अधिगम, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन या फिर समावेशी शिक्षा। तो दोस्तों समावेशी शिक्षा की परिभाषा आप लोगों ने पढ़ी थी, जिसमें कि सामान्य और विशिष्ट बच्चे एक ही स्थान पर एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो यानी कि ये समावेशी शिक्षा का उदाहरण है। 4th नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता है। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना, उसे खेलकूद की कक्षा में जाने को रोकना, अनियमितता के कारण पता लगाना और समीर को परामर्श देना, उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के पास एक नोट लिखना। तो दोस्तों देखिए, इसमें आपको 2 ऑप्शन तो बिल्कुल ही काट देने हैं। देखिए, कभी भी बालक को रोकना नहीं है और कभी भी अभिभावक के लिए कोई नोट नहीं लिखना है, या मतलब कि इससे ये पता लगेगा कि शिक्षक के अंदर उसके शिक्षा के गुण नहीं है, शिक्षण के गुण नहीं है। तो ये भी गलत हो गया। और तीसरा ये भी बिल्कुल गलत है, प्रधानाचार्य के पास भी कभी नहीं जाना है, क्योंकि आप स्वयं शिक्षक हैं, आपको उसकी सभी परेशानियों को स्वयं दूर करना है। तो 3rd नंबर ऑप्शन दिया गया, अनियमितताओं के कारण पता लगाना और फिर समीर को परामर्श देना। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एक ना एक सब्जेक्ट में निश्चित मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है: आक्रामक व्यवहार, पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, बहुत बात करना, या फिर हाइपर एक्टिविटी यानी कि अति सक्रियता। तो दोस्तों तनावग्रस्त बच्चा जब होता है तो वो आक्रामक व्यवहार करता है, यानी कि वो बात बात पर झगड़ता है और बहुत ही तेज आवाज में बोलता है या आक्रामकता दिखाता है, जिससे कि पता चलता है ये बालक तनावग्रस्त है। इसका 1st नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, आक्रामक व्यवहार। इसका अगला क्वेश्चन है, अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है: विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करना, या फिर एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। तो दोस्तों अभिभावक और शिक्षक के लिए अंतःक्रिया यानी कि जो पेरेंट्स मीटिंग कराई जाती है, उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों इसका मेन उद्देश्य जो होता है पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में आपस में चर्चा करना और एक दूसरे से उस बारे में राय लेना। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है। यह सांस लेने के बीच में अंतर को नहीं समझते हैं, यह किसके कारण हो सकता है? वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यात नहीं कर पाती है, वह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है, विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके, या फिर शिक्षिका की कक्षा में प्राय बहुत अनुशासनहीनता रहती है। तो दोस्तों इसका देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका आपका 1st ऑप्शन सही हो जाएगा, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यात नहीं कर सकी, जिसकी वजह से वो लोग श्वसन प्रकरण को सही से नहीं समझ पाए और सांस लेने के बीच में अंतर नहीं समझ पाए। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने और अपने विचारों का निर्माण
करने और उन्हें उपचारित करने का अवसर प्रदान करता है। दत्त कार्य अभिभावकों और भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमताओं के अनुसार किया जा सकता है। प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। तो दोस्तों दत्त कार्य का मतलब होता है जो होमवर्क दिया जाता है उससे संबंधित है, परियोजना वर्क से संबंधित है। तो दोस्तों इसका आपका सेकंड नंबर ऑप्शन देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें लिखा गया दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उपचारित करने का अवसर प्रदान करता है। यही वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पर्यावरण की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास और गतिविधियों को खाली स्थान उपलब्ध कराना चाहिए। प्रकरणों में अंतः निर्मित, पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर, इकाई के अंत में या फिर पाठ के अंत में। तो दोस्तों पर्यावरण की जो पुस्तक होती है उनमें गतिविधियों को किस स्थान पर रखना चाहिए? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रकरणों में अंतः निर्मित करना चाहिए, जो अभ्यास और गतिविधियां दी जानी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, अभिभावकों को संतुष्ट करना, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना या फिर शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। तो दोस्तों देखिए आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आ रहा होगा कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सीटेट में यही होता है कि जितना आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी, जितना आप लोग समझ लेंगे क्वेश्चन को, उतनी ही जल्दी आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो इसका आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी अन्योन पारस्परिक अभिगम की विशेषता है? सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों के द्वारा साझा किया जाता है। भूलने के कारणों को संबोधित करते हुए सीखना अग्रसारित होता है। शिक्षक सक्रिय रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए परस्पर आदान प्रदान करता है, या फिर शिक्षिका विद्यालय में कार्य करते हुए अपनी शिक्षा को पूरा करती है। तो इसमें आपको बताना कौन सा पारस्परिक अधिगम की विशेषता है। तो इसका आपका दोस्तों फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों के द्वारा साझा किया जाता है और दोनों का ही इनमें समान रूप से समायोजन होना आवश्यक होता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में संसाधन आवश्यक होते हैं। शिक्षकों के मनोरंजन हेतु, प्रभावी शिक्षण हेतु, छात्रों के मनोरंजन हेतु, या फिर ये सभी। तो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जो शिक्षण के संसाधन प्रयुक्त होते हैं ये किसके लिए होते हैं? तो दोस्तों ये प्रभावी शिक्षण के लिए प्रयुक्त होते हैं, यानी कि प्रभावी रूप से शिक्षण किया जा सके जो कि छात्रों को आसानी से समझ में आ सके। अब अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन को पाठ्य सहगामी कार्यकलाप को किस प्रकार के अंतर्गत रखा जा सकता है? समाज कल्याण संबंधी कार्यक्रम, नागरिक विकास कार्यकलाप, सांस्कृतिक विकास कार्यकलाप, या फिर ये सभी। तो दोस्तों किसके अंतर्गत रखा जाता है? जल्दी से आप लोग अपना आंसर बता दीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी, क्योंकि इन सभी के अंतर्गत रखा जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन पूछा गया है, इसलिए ये सभी सही हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है, पाठ्य सहगामी कार्यकलापों का उद्देश्य क्या है? बालकों के राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना, अवकाश के समय का सदुपयोग, बालकों में नागरिकता की भावना का विकास करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसके भी देखिए तीनों ऑप्शन जो दिए गए तीनों ही इसके उद्देश्य होते हैं, तो यानी कि इसका आप लोग फोर्थ नंबर ऑप्शन सही कर देंगे। उपरोक्त सभी तीनों बिल्कुल सही दिए गए हैं, याद कर लीजिए आप लोग। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। खालिस्तान वह शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षण कार्य किसी समस्या के इर्द गिर्द आयोजित एवं गठित किया जाता है। आगमन विधि, समस्या विधि, निगमन विधि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब किसी समस्या के इर्द गिर्द घूमकर शिक्षण कार्य किया जाता है और उसे समझाया जाता है तो दोस्तों ये समस्या विधि कहलाती है। इसका आपका सेकंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, समस्या विधि। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन खालिस्तान को शामिल नहीं करता। शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग को, शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान को, शिक्षण में कमियों की पहचान को, या फिर शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाना। तो इनमें रचनात्मक आकलन के अंतर्गत किसे शामिल नहीं किया जाता ये पूछा गया है। तो दोस्तों ग्रेडिंग और रैंकिंग को कभी भी शामिल नहीं करेंगे, मैंने
मैंने आपको पहले भी बताया था कि शिक्षार्थियों को कभी भी ना ग्रेडिंग देनी है, ना रैंकिंग देनी, ना ही किसी प्रकार का उनका मूल्यांकन करना है। तो इसका आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता को बदलना, या फिर शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। तो दोस्तों इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना होता है बच्चों को, शिक्षार्थियों को। तो फोर्थ नंबर ऑप्शन सही कर देंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना, अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना, या फिर कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। तो दोस्तों जब हम लोग किसी चीज को सदृश दिखा सकते हैं, उसे अच्छे से समझा सकते हैं, तो चित्र दिखाने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका सेकंड नंबर ऑप्शन देखिए क्या दिया गया है, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने को कहना, यानी कि बच्चों को स्वयं करने को कहना। तो दोस्तों जब बच्चे स्वयं करके सीखेंगे तो उन्हें जल्दी समझ में आएगा और ये प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत आता है। अब अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है बच्चे की इच्छा अनुसार शिक्षण। शिक्षक बच्चे के गोल घेरे के बीच खड़ा होकर संकल्पनाओं को स्पष्ट करता है। बच्चों के अनुभवों, उनके विचारों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। वैयक्तिक ध्यान को सुनिश्चित करने के लिए छोटे शिशु देखभाल केंद्रों तथा बच्चों को पढ़ाना। तो दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र से क्या तात्पर्य है? देखिए इसका थर्ड नंबर ऑप्शन, बच्चों के अनुभवों, उनके विचारों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता दी जाती है। इसमें थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, मौसम और जलवायु की संकल्पना पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी जिससे विद्यार्थी मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्वों को समझ सके? तो दोस्तों इनमें कौन सा सही हो जाएगा? मौसम और जलवायु पढ़ाया जा रहा है तो इसके लिए क्या देखिए चारों ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है। मौसम के तत्वों पर आधारित शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्यपत्र यानी कि वर्कशीट को हल करना, समाचार पत्र से लगातार 5 दिनों के मौसम की रिपोर्ट को एकत्र कर उन्हें अपनी नोटबुक में चिपकाना, उन्हें मौसम के तत्वों के प्रतीक संकेत का चिन्ह बनाने के लिए कहना, या फिर नोटबुक में मौसम से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखने को कहना। तो दोस्तों इसका आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका आपका सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। समाचार पत्रों से लगातार 5 दिन के मौसम की जो रिपोर्ट हो उसे एकत्र करके नोटबुक में चिपकाने से बच्चों में इस तरह के कार्यों में, प्रोजेक्ट बनाने के कार्यों में तेजी आएगी और वो इन चीज़ों को अच्छे से समझ सकेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, आप अपनी कक्ष में डेंगू की महामारी के विषय में छात्रों के द्वारा एक परियोजना कार्य करना चाहते हैं। इस हेतु आप सभी छात्रों को अलग अलग बैठाकर इस विषय पर सोचने को कहेंगे। छात्रों को कुछ समूहों में बांटकर सभी को इस विषय पर बाल पेपर तैयार करने को कहेंगे। एक एक करके सभी छात्रों के विचार दिए गए विषय पर सुनेंगे, या फिर सभी छात्रों को डेंगू मच्छर ढूंढ कर लाने को कहेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का भी आपका सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या दिया है इसमें कि छात्रों को कुछ समूहों में बांटकर सभी को इस विषय पर वॉलपेपर तैयार करने को कहेंगे। क्यों कहेंगे वॉलपेपर तैयार करने को? क्योंकि देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा, परियोजना कार्य कराना चाहती है। परियोजना कार्य का मतलब होता है प्रोजेक्ट वर्क कराना चाहती, योजना वर्क कराना चाहती। तो आपका सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला विधि में। प्रयोगशाला विधि में क्या होता है ये आपको बताना है। बालक में सहानुभूति व सहयोग की भावना विकसित नहीं होती है। बालक व्यवहारिक और जीवनोपयोगी ज्ञान प्राप्त नहीं करता है। बालक नियम, तथ्यों तथा सिद्धांतों की स्वयं जांच करता है, या उपरोक्त सभी। ऊपर वाले दोनों पॉइंट जो हैं बिल्कुल गलत हो गए, तो इसलिए फोर्थ नंबर भी गलत हो गया। तो अब बचा आपका थर्ड नंबर, यही बिल्कुल सही हो जाएगा कि बालक नियम, तथ्यों और सिद्धांतों की स्वयं जांच करता है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस विधि में छात्र स्वयं ही उपकरण व्यवस्थित करते हैं, निरीक्षण करते हैं और प्रेक्षण करते हैं तथा विश्लेषण करते हैं? तो कौन सी विधि ऐसी होती है दोस्तों जिसमें छात्र ही इतनी स्वयं कार्य करते हैं?
व्याख्यान विधि, अवलोकन विधि, प्रयोगशाला विधि या फिर प्रदर्शन विधि। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रयोगशाला विधि को यही कहा जाता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला विधि में महत्व दिया जाता है, किसे महत्व दिया जाता है? प्रयास व त्रुटि को, करके सीखने के सिद्धांत को, अनुभव को या फिर उपरोक्त सभी को। तो दोस्तों प्रयोगशाला विधि अभी मैंने आपको ऊपर बताई थी, उसके आधार पर अगर हम लोग देखें या कह सकते हैं कि करके सीखने के सिद्धांत पर ये बल देते हैं, तो इसका आपका सेकंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला विधि का प्रमुख आधार तथ्य यह है कि इसमें अध्यापकों की पृष्ठभूमि सदृश्य होती है, समस्याएं स्थूल रूप में सामने प्रस्तुत होती हैं, अध्यापक की पृष्ठभूमि अदृश्य, समस्याएं सदृश्य होती हैं, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। इसका थर्ड नंबर ऑप्शन दिया गया है कि अध्यापक की पृष्ठभूमि अदृश्य होती है और समस्याएं सदृश्य होती हैं। प्रयोगशाला विधि इसीलिए प्रयोग में लाई जाती ताकि इन अदृश्य चीजों को सदृश्य में बदलकर उनको अच्छे से समझा जाए। और अब अगला क्वेश्चन है उपरोक्त सभी। वैसे तो ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि ऊपर वाले दोनों ऑप्शन गलत दिए गए हैं। और दोस्तों आप बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और इस प्रकार के क्वेश्चंस की तैयारी जरूर करते रहिए। अब अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। क्या लाभ पहुंचाता है? बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने तथा परिमार्जित करने में, विषयों को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने तथा विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में, उनकी ऊर्जा बचाने में क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। तो दोस्तों देखिए नीचे वाले दोनों ऑप्शन जो दिए गए हैं बिल्कुल गलत हो गए, इसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं है। अब देख लेते हैं आगे का जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आपका सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श वह सीखने को बढ़ावा देने में किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा और ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह खालिस्तान के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, निरंतरता, अंतः क्रिया या फिर वैयक्तिक विभिन्नता। तो दोस्तों जल्दी से बताइए इसका क्या ऑप्शन सही हो जाए? बच्चों की बात हो रही, दो बालिकाओं की बात हो रही जिसमें कि एक रटकर सीखती है और दूसरी जो है वो पाठ को पढ़कर ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन के माध्यम से पढ़ती है। तो दोस्तों दोनों में भिन्नता पाई जा रही है, ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होंगे। आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल देख लीजिए आप लोग। अब अगला क्वेश्चन है, डिस्लेक्सिया मुख्यतः खालिस्तान की समस्या के बारे में संबंधित है। तो दोस्तों डिस्लेक्सिया जो होता है किससे संबंधित होता है? इजी क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पठन विकार से संबंधित होता है, यानी कि पढ़ने के संबंधित विकार से संबंधित होता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण की कक्षा में बच्चों के पर्यावरण संबंधी ज्ञान की परख के लिए निम्नलिखित में से क्या करना होगा? जल, भूमि, हवा इत्यादि तथा इनकी उपयोगिता के बारे में सामान्य प्रश्न पूछना, ये सही रहेगा दोस्तों, सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण बालक के भाषाई विकास में किस प्रकार सहायक होती है? बालक में अनुकरण द्वारा भाषाई विकास होता है और अनुकरण के लिए विभिन्न क्रियाकलाप और सामग्रियां उसे पर्यावरण में उपलब्ध कराती हैं। पर्यावरण की बालक के भाषाई विकास में कोई भूमिका नहीं होती है। बालक के भाषाई विकास में केवल उसके परिवार एवं शिक्षकों की भूमिका होती है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बालक में अनुकरण द्वारा भाषाई विकास होता है और अनुकरण के लिए विभिन्न क्रियाकलाप और सामग्रियां उसे पर्यावरण में उपलब्ध करानी चाहिए। अब अगला है, पर्यावरण अध्ययन कक्ष में सीखने की प्रक्रियाओं में विद्यार्थियों को पूरी पाठ्यपुस्तक को ध्यान से पढ़ने और महत्वपूर्ण पंक्तियों को चिन्हित करने के लिए कहना, कक्षा में होने वाली चर्चाओं पर नोट्स बनाने के लिए कहना, अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों को करने के लिए कहना चाहिए, सीखने और उनसे अपेक्षित प्रतिक्रियाओं पर मनन करवाने के लिए कहना चाहिए। तो दोस्तों इसका आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देख लीजिए आप लोग, इसका फोर्थ नंबर ऑप्शन दिया गया, सीखने और उनसे अपेक्षित प्रतिक्रियाओं पर मनन करवाना। इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि इससे जो सीखेगा बालक स्वयं तर्क वितर्क करके सोच समझकर सीखेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्नोत्तर तकनीकी पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह खालिस्तान को सुनिश्चित करती है। अधिक अनुशासित कक्षा, शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारिता, परीक्षा को बेहतर तरीके से करने संबंधी विद्यार्थियों की योग्यता या फिर विद्यार्थियों द्वारा अच्छी तैयारी के साथ
कक्षा में आना। तो दोस्तों इसका जल्दी से देख लीजिए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका आपका सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारिता। अब अगला क्वेश्चन है, अधिगम की जटिलताओं की प्रक्रिया के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी विधि के उपयोग की सलाह पर्यावरण के शिक्षकों को नहीं दी जानी चाहिए। गूढ़ प्रक्रियाओं को समझाने हेतु हस्व प्रचलित सामग्री का उपयोग। अगला है, शिक्षण स्तर को अलग अलग विद्यार्थियों के स्तर से थोड़ा अधिक परंतु कक्षा के की सीमा के भीतर रखना। अगला है, जटिल संकल्पनाओं को प्रारंभ करते समय विद्यार्थियों के चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए केवल मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों को पूछना। अगला है, विद्यार्थियों के पूर्ववर्ती ज्ञान का पता लगाने हेतु पूर्व परीक्षण लेना। तो दोस्तों इसका सेकंड नंबर ऑप्शन सही है, शिक्षण स्तर को अलग अलग विद्यार्थियों के स्तर से थोड़ा अधिक परंतु कक्षा के स्तर की सीमा के भीतर रखना, यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसके पहले आपको मैं बता दूंगी, आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा से रिलेटेड सभी प्लेलिस्ट की वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप लोग सब्जेक्ट वाइज भी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो उसकी भी आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इन क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप। अब अगला क्वेश्चन है, छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने हेतु निम्न में कौन सा उपागम श्रेष्ठ होता है। चक्राकार उपागम, अध्यापक केंद्रित उपागम, एकीकृत उपागम या फिर स्व अनुदेशन उपागम। तो दोस्तों जल्दी से बताइए इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने हेतु निम्न में से क्या उपागम श्रेष्ठ होता है। इसका आपका थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एकीकृत उपागम जो होता है इसका प्रयोग सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने के लिए किया जाता है, यही बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, एकीकृत उपागम की व्यवस्था करते समय ध्यान देना चाहिए। विषय वस्तु को सरल से कठिन की ओर संगठित करने में, पाठ्यक्रम की विभिन्न इकाइयों को क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करना, पाठ मंद बुद्धि तथा पिछड़े बालकों की अधिगम गति को बढ़ाना या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि ऊपर तीनों जो पॉइंट दिए गए हैं बिल्कुल सही दिए गए हैं और एक एक करके आप लोग पढ़ सकते हैं इन्हें दोबारा से। अब अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के तीन निम्न उद्देश्य हैं, तीन मुख्य उद्देश्य हैं, क्या क्या हैं ये आप लोगों को चूज करना चारों में से। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल, रुचियां व अभिवृत्तियां, योग्यताएं, प्रशंसाएं, अवकाश काल का सदुपयोग या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पर्यावरण शिक्षण की जो शिक्षा होती है इसका मेन उद्देश्य क्या होता है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन दिया गया, ज्ञान, अवबोध और अनुप्रयोग। तो सबसे पहले आता है ज्ञान, फिर अवबोध, फिर अनुप्रयोग। अवबोध का मतलब होता है कि नॉलेज गेन करना। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसके पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज का आपका क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा किस प्रकार का पर्यावरणीय घटक है, जैविक या फिर भौतिक। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। सिर्फ मैं आपको दो ही ऑप्शन दे रहा हूं, इन दोनों में से चूज करके आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या पता है सौर ऊर्जा किससे संबंधित है, किसमें यूज किया जाता है। तो जल्दी से सौर ऊर्जा से संबंधित इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दे दें। अब अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने का सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है पाठों की शीघ्रता पूर्वक दोहराने के अवसर देना, व्यक्तिगत शिक्षा के अवसर प्रदान करना, छात्रों में अवलोकन और संग्रह करने की आदत डालना या फिर विज्ञान अध्यापन में धन की बचत करना। तो दोस्तों इसका आपका थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, छात्रों में अवलोकन तथा संग्रह के करने की आदत डालना। ये विज्ञान संग्रहालय से मेन जो उद्देश्य होते हैं इसके यही होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य करके देखो जो दिया रहता है इसका मेन उद्देश्य क्या होता है। तो इसका मेन उद्देश्य होता है घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना। तो दोस्तों करके सीखना किस पर बल देगा। तो दोस्तों इसका आपका सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, यही बिल्कुल सही दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत इसका मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए आपसे पूछा गया है। स्वतंत्र रूप में प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, विषय की आधारभूत समझ को विकसित करना, विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना या फिर कक्षा कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना।
तो दोस्तों इसका आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका आपका 4th नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत बताया गया था कि किसी भी विषय में जिस प्रकार की शिक्षा दी जाए उसका उद्देश्य जो हो वो कक्षा कक्ष में दी जाने वाली शिक्षा को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना होता है। तो 4th नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है, क्यों? अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने में, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने में, या फिर तकनीक की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने में। तो दोस्तों जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए, बताइए। इसका 3rd नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 3rd नंबर ऑप्शन में दिया गया चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए कहेंगे, 3rd नंबर सही हो जाएगा। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, फिर पर्यावरण के पेडागोजी का रिवीजन आपका कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको पसंद आई या नहीं आई, ताकि मैं आपके आगे के अन्य पार्ट्स को भी जल्द से जल्द ला सकूं। आपको प्रत्येक पार्ट सुबह मिलता रहेगा डेली का डेली। तो कल इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। तो अब इसके बाद पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए, उसे काम की दुनिया में प्रवेश देने के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान और कौशल से लैस होना करना चाहिए, में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए, या फिर उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उपलब्ध कराने में आगे ले जाएंगे। तो दोस्तों इसका 2nd नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान और कौशल से लैस करना चाहिए, 2nd नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? शिक्षार्थियों में कल्पना शक्ति और सृजनशीलता का विकास करना या बढ़ावा देना, है सही हो जाएगा। अगला है विषय में रुचि का विकास करना, अगला है नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना, या फिर शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। तो दोस्तों इसका आपका 3rd नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें कि दिया गया नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए। पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, पदों की यथार्थ की परिभाषा पर अधिक बल देना। तो दोस्तों जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका 2nd नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अपने आसपास की खोजने के अवसर प्रदान करना, अपने आसपास जो चीज़ें होती हैं उन्हें खोजने के अवसर प्रदान करना, यही बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कहानी कविताओं को सम्मिलित करने का कारण क्या होता है? ऊपर पूछा गया सम्मिलित ना करने का कारण, इसमें पूछा गया सम्मिलित करने का कारण। तो क्या होगा? विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना, मूल संकल्पनाओं में अधिगम में वृद्धि करना, या फिर विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एक रस्ता में परिवर्तन। तो दोस्तों जो सम्मिलित किया गया जिसे, उसका आपका 2nd नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना, ये इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ईवीएस संक्षेपण खालिस्तान अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों ईवीएस की फुल फॉर्म पूछी गई डायरेक्टली, अगर आप लोग देखें तो उसकी फुल फॉर्म होती है एनवायरमेंटल स्टडीज। तो यही आप लोगों को लिख देना, इतनी चीज आपको आनी चाहिए, 4th नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले सिर्फ 2 क्वेश्चन आपके और बचे, इन क्वेश्चंस को समझ लीजिएगा और आंसर दे दीजिएगा, बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। अगर कोई डाउट हो, कोई चीज ना समझ में आई हो या नंबर कम रह गए तो अभी आप लोगों के पास मौका है, सीटेट की तैयारी अच्छे से कर लीजिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए। शिक्षक भर्ती परीक्षा की भी आपकी तैयारी चल रही है अच्छे से, उन सभी वीडियोस को जरूर देखते रहिए। अब अगला क्वेश्चन है, आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पना परक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य खालिस्तान सुधार करना है। अवलोकन कौशलों में, संवेगात्मक कौशल में, चिंतन कौशल में, या फिर बोलने संबंधी कौशल में। तो दोस्तों किस प्रकार के कौशल में सफलता मिलती है? तो इसका 3rd नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चिंतन कौशल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यही वाला सही हो जाएगा। और एक एक क्वेश्चन को समझते रहिए, आंसर जरूर देते रहिए। अब दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन है। इसके पहले मैं दोस्तों बता दूं कि यहाँ पर आपको लाइक का बटन दिख जाएगा, उसे प्रेस करके वीडियो को लाइक कर
दें, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करते रहें और जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर भी देते रहें। तो अब अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तक की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है, पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए पाठ्य पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए, कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी लिखना पढ़ना नहीं जानते इसके लिए, या फिर संदर्भ परक युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। तो दोस्तों इसका आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 4th नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, संदर्भ युक्त अधिगम प्रवेश प्रयत्न करना। ये बिल्कुल सही दिया होगा। यही क्वेश्चन आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। देखिएगा कितने क्वेश्चन सही होते हैं। अगर कोई डाउट हो तो पूछना मत भूलिएगा। आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर जरूर दिए जाएंगे। एक एक क्वेश्चन को समझते रहिए, आंसर देते रहिए। थैंक यू दोस्तों।